तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अलग अलग पहलुओं से तफ्तीश होती है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होता है। अभी मैंने आपको डीएनए से लेकर तमाम चीज़ें बताई, बट कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आँख खोलने वाला काम करते हैं। जैसे किसी कत्ल के मामले में किसी सांप का डीएनए हो, ख़ासतौर पर कोबरा का। किसी कत्ल के मामले में जो एक्सपर्ट हो सांप का, वो अदालत तक पहुँचे, उसके बाद वो बताए कि ये कौन सा सांप है, इसका मिजाज कैसा है, ये बिना गुस्से के नहीं काटता, ये रात को नहीं काटता, जब तक को छेड़े नहीं काटता। ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ें और फिर अदालत के सामने रखी जाए और उसके बाद केस का फैसला हो। और फैसला भी ऐसा अनोखा कि शायद इससे पहले ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। कहानी केरल की है। केरल में एक जगह है अंचल। इसी इलाके में एक परिवार रहता था, उत्तरा। एक 25 साल की महिला। उत्तरा के घर वाले ठीक ठाक पैसे वाले लोग थे, उनका लेदर का बिजनेस था। एक मैट्रिमोनियल साइट पर उत्तरा के माँ बाप उत्तरा के रिश्ते के लिए एक इश्तिहार देते हैं। इसी इश्तिहार के ज़रिए सूरज नाम का एक शख्स उनको अप्रोच करता है। सूरज एक बैंक में मुलाजिम था, बैंक में काम करता था, लेकिन उत्तरा के मुकाबले फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद एक दूसरे का बैकग्राउंड चेक करते हैं। उत्तरा के घर वालों को लगता है लड़का ठीक है, नौकरी भी ठीक ठाक है बैंक में। और इसके बाद 2019 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 1 साल बाद ही इन दोनों को एक बेटा होता है। लेकिन बेटा होने के बाद अब अचानक सूरज थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो जाता है। घर वालों ने दहेज में उसे बाकायदा नई कार दी, बहुत सारे सोना दिए और बाकी भी चीज़ें दी महंगी महंगी। लेकिन उन्हीं दहेज में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसकी मालकिन उत्तरा थी, उसी के नाम पे था। इसके अलावा उत्तरा का एक LIC था, एक पॉलिसी थी उसका, जो अच्छी खासी रकम की थी। अब सूरज थोड़ा लालची, उसे लगा कि ये उत्तरा के घर वाले बड़े अमीर हैं, अगर उत्तरा उसकी ज़िंदगी से निकल जाए तो उसकी सारी दौलत का मालिक वो होगा, बाकी भी पैसे मिलेंगे। बेटा चूँकि उसके पास है तो उसके दादा दादी भी उसकी मदद करेंगे और वो फिर किसी और लड़की से शादी कर लेगा। अच्छा, उत्तरा की एक प्रॉब्लम थी कि वो लर्निंग नई चीज़ें बहुत मुश्किल से सीखती थी। एक तरह की अलग सी एक बीमारी होती है, तो उसका इलाज भी चल रहा था और घर वाले बाकायदा उस इलाज के लिए हर महीने सूरज को 8,000 रुपये अलग से देते थे कि तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना, चूँकि पैसे वाले थे। लेकिन अब इधर उसके दिमाग में लालच घर कर गया कि उत्तरा से पीछा छुड़ाओ, एक नई शादी करो, फिर से दहेज मिलेंगे, तो लालच का कोई अंत तो होता नहीं। अब उसने सोचना शुरू किया कि उत्तरा को कैसे रास्ते से हटाएं जिससे ससुराल वालों को शक भी ना हो कि उसका कत्ल हुआ है और सारे पैसे उसे मिल जाए, पुलिस तक भी बात ना पहुँचे। अब उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, तमाम तरीके उसने सोच लिए कत्ल के। उसे लगा नहीं, इसमें लूपहोल से इसमें फंस जाएंगे, इसमें गड़बड़ हो सकता है। आखिर में सर्च करते करते उसने पाया, एक स्टडी रिपोर्ट थी कि सबसे ज़्यादा केरल में सांप पाए जाते हैं और उसके काटने के केसेस भी बहुत होते हैं। हालांकि पूरे इंडिया में हर साल शायद एवरेज जो है 40,000 लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं, सांप के काटने से। और केरल में सांप आम बात है और ये केरल के ही थे। अब इसने केरल में ही फिर सांप के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि सबसे ख़तरनाक कोबरा होता है। अब इसने कहा कि ठीक है, उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करनी शुरू की। अब इंडिया में सांप का बिजनेस अवैध है, इलीगल है। आप सांप जो है खरीद नहीं सकते, अवैध है। लेकिन अब उसने आइडिया निकाल लिया कि ऐसा काम करें कि किसी को पता ही नहीं चले। उसे लगा कि अगर कोबरा से अपनी बीवी को डसवा दूं तो फिर शायद किसी को शक नहीं हो, और सांप के काटने से तो बहुत सारी मौत होती ही रहती है उस इलाके में, क्योंकि आमतौर पर वहाँ सांप काफ़ी पाए जाते हैं। इसी के बाद उसने एक सपेरे से कांटेक्ट किया और उस सपेरे से बात की कि मुझे सांप चाहिए। सुरेश नाम का वो सपेरा, उसने उसको एक सांप दिया और ये बात है मार्च 2020 की। अब उसने उसको सांप दिया 10,000 रुपये में। वो सांप घर लेकर आया और उसके बाद उसने अपने ही घर के ऊपर के फर्स्ट फ्लोर के कमरे में उस सांप को छोड़ दिया।
फिर अपनी बीवी से कहा कि ज़रा मेरा मोबाइल ऊपर रह गया, ले आओ। बीवी भागती है, जाती है, मोबाइल लेने, देख लेती है वो सांप है। तो वो चिल्लाती है, ये आता है, उसके बाद सांप को वहाँ से भगा देता है, तो सांप काटता नहीं है, उत्तरा बच जाती है। लेकिन फिर रात को वो उसी सांप को फिर बाहर फेंका तो था इसने, लेकिन बंद कर दिया था एक जार में। फिर उस सांप को रात को लेकर आता है और कमरे में सो रही उत्तरा के ऊपर छोड़ देता है। पैर में उत्तरा के वो सांप काट लेता है। उत्तरा चिल्लाती है, चीखती है। इसके बाद उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ 3 सर्जरी होती है। करीब 45 दिन तक वो अस्पताल में एडमिट होती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने मायके पहुँच जाती है। अब वहाँ मायके वाले उसका ख्याल रख रहे थे, और चूँकि वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि सांप काटना आम बात है, तो घर वालों को कोई शक भी नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बीता। इधर सूरज को लगा कि उसकी पहली साजिश तो नाकाम हो गई, सांप के काटने के बावजूद वो बच गई। अब वो उसी सुरेश सपेरे के पास दोबारा जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा ख़तरनाक सांप दो जिससे बचने की कोई उम्मीद ही ना हो। इस बार वो कोबरा ख़रीदता है। कोबरा को एक प्लास्टिक के जार में बंद करता है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा छेद करता है ताकि वो सांस ले सके, दम घुटने से सांप मरे नहीं। और उस डब्बे को एक बैग में डालकर अभी अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचता है, 7 मई 2020 की ये बात है। मार्च में एक अटेम्प्ट हो चुका है उत्तरा, लेकिन किसी तरह बच गई लंबे वक्त तक अस्पताल में रहने के बाद। अब ये ससुराल पहुंचा, ससुराल में जाकर अपनी बीवी के कमरे में सोया। बेटा जो था वो दादा दादी के पास सो रहा है। अब रात को ये चुपचाप से उठा, इसने जार खोला और उस सांप को जहाँ पे उत्तरा सो रही थी छोड़ दिया। लेकिन रात का वक्त था, वो उसके शरीर से उतर कर फिसल कर सांप इधर उधर भागने लगा। अब उसे लगा ये क्या, वो ख़ास छड़ी और डंडा भी लेकर आया था, सपेरे ने उसे बता रखा था। उसने फिर उसको पकड़ा और उसको ऊपर वापस दोबारा छोड़ा। फिर सांप में बिना डसे हुए उत्तरा के शरीर से नीचे फिसल कर इधर उधर कोना ढूंढने लगा। उसे तीसरी बार पकड़ा और इस बार उसको गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़ने के बाद अब वो उसका मुंह उत्तरा के पास ले गया और उत्तरा का एक हाथ उस मुंह के करीब ले गया। इस बार कोबरा को गुस्सा आ गया और उसने डस लिया। डसने के बाद अब उसके कोबरा को इसने वापस जार में रखा। इससे पहले उसने ये किया था कि जब उस रात 7 मई को उत्तरा सो रही थी, सोने जा रही थी, तब उसने जूस में उसको बेहोशी की दवा मिला दी थी, ताकि अगर सांप को देख ले तो चीखे चिल्लाए नहीं और शोर ना मचाए और सांप अपना काम आसानी से कर ले। तो एक तरह से वो गहरी नींद में थी, उससे कुछ होश ही नहीं था, पता ही नहीं था, और इसी बेहोशी के आलम में उसने कोबरा से अपनी बीवी को डसवा दिया। अब सुबह हो गई, सुबह काफ़ी देर हो गई, उत्तरा उठी नहीं। ये उठकर बाहर के अपना कमरे से बाहर निकला सूरज, लेकिन तभी उत्तरा की माँ कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी सो रही। उन्होंने आवाज़ दी, हिलाया डुलाया, वो उठी नहीं। उन्हें लगा ये क्या, शोर मचाया। फिर उन्होंने कहा कि तुमने नहीं देखा? सूरज से पूछा कि ये सो रही है या बेहोश है या क्या है? उसने कहा नहीं, मुझे लगा सो रही है, मैंने इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा क्योंकि अभी तो बीमारी से उठी है। घर वाले भागकर उसको लेकर अस्पताल गए। जब अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो मर चुकी है। अब अस्पताल वालों ने देखा तो कि मर चुकी है। उसके बाद उन्होंने बॉडी का को देखा चारों तरफ, तो उन्होंने देखा कि हाथ पे डसने के निशान हैं। इसी के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, अस्पताल वालों ने। पुलिस की टीम आती है। अब इसके बाद ये होता है कि मामला पुलिस का हो गया है, अननेचुरल डेथ है, सांप के काटने से हुई है, लेकिन क्या कहानी है। तो पोस्टमार्टम होता और विसरा सबकी जांच होती है। तब जब पोस्टमार्टम हुआ और विसरा की जांच हुई, जो कि सूरज की कहानी में नहीं था कहीं, उसे लगा सांप के डसने से घर में मौत होगी, उसके बाद अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन यहाँ मामला अस्पताल तक पहुँचा और अस्पताल ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने अब केस बनाया और अब पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जाँच हुई। अब जब रिपोर्ट आई तो 2 चीज़ें आई। एक, जहर की वजह से जान गई और ये बेहद ख़तरनाक जहर था, कोबरा के डसने से हुआ। दूसरा, मौत से पहले उत्तरा बेहोश थी। उसके विसरा रिपोर्ट में कुछ ऐसे ड्रग्स मिले जो बेहोशी की दवा की थी। अब सवाल यहाँ पे पुलिस के कान खड़े हुए हैं कि एक तरफ सांप डसता है और दूसरी तरफ उसे बेहोशी की दवा दी गई है, ये कैसे मुमकिन है। अब पुलिस ने जांच की, ससुराल वालों से बातचीत की। अब उस कमरे में और तो कोई था नहीं। अच्छा, इस कहानी के बीच में इधर ये हुआ कि जब पता चला कि वो मर चुकी है, अब घर में सांप को ढूंढना शुरू किया गया।
उस सांप को एक जगह पे इसने छुपा के रखा था घर में ही सूरज ने। बाकी जो जूस के गिलास विलास तो धो दिया। उसके बाद उसने उस कोबरा को मार भी दिया खामोशी से उसी घर के पास, ताकि लोगों को लगे कि यही कोबरा था, इसी ने डसा था और मार भी दिया। अब पुलिस ने इसके बाद तफ्तीश की, घर का वो पूरा कोना छाना मारा कि देखें यहाँ से कुछ सबूत मिले। तो उसी घर के प्रांगण में उनको वो कोबरा मरा हुआ भी मिलता है। अब पुलिस उस कोबरा को उठा लेती है। अब यहाँ सांप के डसने से एक मौत हुई थी, पुलिस इस कोबरा को भी अस्पताल भेज देती है और एक केस प्रॉपर्टी के तौर पे उस मुर्दा कोबरा को रख देती है। अब इधर तफ्तीश हुई, घर के अंदर और कोई था नहीं, सिर्फ उतरा थी और उसका पति सूरज था। किसी और के ऊपर शक जा नहीं सकता था। इधर ससुराल वालों ने बताया कि सूरज जब से बेटा हुआ थोड़ा बदला है। बीवी जब 45 दिन अस्पताल में थी तब भी उसने ठीक से ख्याल नहीं रखा। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर पुलिस ने खामोशी से, हालांकि उसने अपने सारे कॉल डिटेल सब डिलीट कर दिए थे, उसे पता था, उसने इतने इंटरनेट पर सर्च किया सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस ने फिर सारी चीज़ें निकाली, उसके पुराने मोबाइल जो डिलीट किया उसको रिट्रीव किया और करते करते आखिरकार पुलिस को सुरेश का नंबर मिला जो एक सपेरा था। पुलिस ने इसके साथ ही उसके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क सारी चीज़ों को खंगालना शुरू किया। तो पता चला कि पिछले 3-4-5 महीने से वो लगातार इंटरनेट पर एक ही चीज़ सर्च कर रहा है और वो है स्नेक बाइट, सांप। तो अब एक शख्स और यूट्यूब पे उसके वीडियो भी देख रहा है अलग अलग। तो पुलिस को लगा कि इस घर में एक मौत सांप के काटने से हुई और एक शख्स लगातार 3-4 महीने से इंटरनेट पर सिर्फ सांप, जहरीले सांप, उनके डसने से कैसे मौत, ये सारी चीज़ों को सर्च कर रहा है और मोबाइल में एक सपेरे का नंबर मिल रहा है। ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी। पुलिस के लिए काफ़ी था। पुलिस ने सूरज को उठाया, पूछताछ की, वो मना करता रहा। अब पुलिस को भी लगा कि वो इनकार तो कर रहा है, कबूल भी नहीं कर रहा है। अब पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करने ताकि उसको सज़ा दिलाई जा सके। तो केरल के जो डीजीपी थे उन्होंने मिस्टर लोकनाथ बेहरा, ये शायद पहला केस था, उन्होंने कहा कि जब सारी चीज़ें आई और सूरज मान नहीं रहा और लेकिन कोई इस तरह के पुख्ता एविडेंस उसके ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ कहानियाँ हैं कि उसने अपनी बीवी को सांप से डसवाया, लेकिन अदालत में कैसे केस खड़ा हो। तो अब सारे जितने सांप के एक्सपर्ट्स थे उनको इकट्ठा किया गया। कोबरा का जो मुर्दा कोबरा बरामद हुआ उसका डीएनए कराया गया। जब वो डीएनए कराया गया तो पता चला कि हाँ, उसी कोबरा ने, उसके जो डसने के निशान थे सेम हूबहू निशान थे और उसी कोबरा की वजह से मौत हुई है उत्तरा की। उधर सुरेश को उठाया जो सपेरा था मोबाइल के ज़रिए, उसने कहा कि हाँ, उसने कोबरा बेचा था और यही कोबरा था जो करीब 15,000 रुपये में ख़रीदा था। अब ये सारी चीज़ें मिल गई। अब ये हुआ कि चलो डीएनए से भी ये साबित हो गया। अब वो जार भी बरामद हो गया जिसमें उसने रखा था, उस पर उंगलियों के निशान मिल गए सूरज के। इसके बाद अब कुछ एक्सपर्ट्स को पकड़ा गया। तो एक्सपर्ट्स ने ये किया कि पहली बार, आमतौर पे कत्ल के मामले में वैसे डमी टेस्ट बहुत होता है, डमी ट्रायल। तो बाकायदा ये जो एक्सपर्ट्स थे इन्होंने एक डमी ट्रायल किया। इन्होंने बेड पर एक डमी लिटाई उत्तरा की उम्र की और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने कुछ मांस रखे, मांस के टुकड़े, और एक कोबरा को उस कमरे में छोड़ दिया डमी ट्रायल के तौर पर, बाकायदा सपेरा की मौजूदगी में जो कंट्रोल कर सके। अब जब वो छोड़ा तो वो कोबरा जो है वो, अच्छा टाइम वही रखा जिस वक्त ये हुआ था हादसा, तो वो उस डमी जो बॉडी पड़ी हुई थी उत्तरा की ही जैसी, कोबरा उसके ऊपर गया और नीचे फिसल कर इधर उधर कोबरा ढूंढने लगा। इन्होंने दोबारा किया, वो फिर बिना डसे हुए भागने लगा। तीसरी बार किया तब भी भागने लगा। फिर उस सपेरे ने उसका गर्दन पकड़ लिया और उसके बाद उसको गुस्सा दिलाया। तो जब गुस्सा दिलाया और वो ले गया उस मांस के टुकड़े के पास, तो कोबरा ने इस बार गुस्से में उस मांस के टुकड़े पे अपना डंक मारा और डस लिया। जो एक्सपर्ट ने कोर्ट में बताया था वो ये फिर अदालत में कि कोबरा जब तक कि उसे गुस्सा नहीं आता वो किसी को डसता नहीं है, ये उसकी फितरत है। उसे कोई तंग न करे वो अपने रास्ते से निकल जाता है, लेकिन अगर उसे कोई गुस्सा दिलाए तो फिर वो छोड़ता नहीं। एक्सपर्ट ने फिर इसी डमी ट्रायल की एक और रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कोबरा जो है वो बहुत शांत होता है, ख़ासतौर पर रात को। वो रात को बहुत ही लेज़ी हो जाता है और अमूमन ये देखा गया है कि किसी घर में किसी खिड़की के रास्ते कोबरा दाखिल नहीं होता। अब यहाँ जो ये कहानी थी उत्तरा के साथ वो ये थी कि उसके बेडरूम में खिड़की थी, उस खिड़की के ज़रिए कोबरा है, क्योंकि दरवाजे तो बंद थे, दरवाजे के नीचे इतना गैप भी नहीं था कि वो घुस सके। वो अच्छा खासा तंदुरुस्त कोबरा था।
लेकिन यहाँ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कोबरा एक तो रात को एक्टिव नहीं होता, दूसरा वो खिड़की के रास्ते दाखिल नहीं हो सकता। अब ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई, 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई, सपेरे को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, कोबरा के जो DNA टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट रखी गई, कोबरा के बिहेवियर के ऊपर रखी गई। मतलब एक कत्ल के मामले में एक सांप की पूरी कुंडली, उसका बर्ताव, उसका गुस्सा, उसका काटना, उसका कैसे आना, कैसे जाना, दिन में उसका कैसे रहना, रात को उसका मूड कैसे बदलना, इन सारी बिहेवियर्स के बारे में कोर्ट के सामने ये पुख्ता चीज़ रखी गई। इसके अलावा सपेरे की पूरी गवाही रखी गई, मोटिव था ही था, मोबाइल पे फिर सपेरे का नंबर मिलना, उसके हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर पे सर्च करना सांपों के बारे में। इन सारी चीज़ों के बाद अदालत को ये इस बात का यकीन हो गया कि उत्तरा की मौत में किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पति सूरज का हाथ है। उसने एक बार नहीं बल्कि अपनी पत्नी को 2-2 बार सांप से डसवाया ताकि वो उसकी जान ले सके, और सांप से इसलिए डसवाया ताकि कत्ल का शक किसी पे ना हो, क्योंकि सांप का काटना बहुत सारे इलाकों में आम बात है। तो इन चीज़ों को जब अदालत ने माना और उन्हें यकीन हो गया, इसके बाद अदालत ने अभी सितंबर में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इसने 2 बार सांप से अपनी बीवी को डसवाया था। पहली बार में 44 दिन तक वो अस्पताल में रही लेकिन बच गई, लेकिन अभी वो ठीक भी नहीं हुई थी कि उसने दूसरी बार कोबरा से इस तरीके से किया। ये बहुत ही संगीन जुर्म है और ये सोच बहुत ही वहशियाना है। तो ऐसे शख्स को आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है। और इसी के बाद उस केरल की लोकल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने सूरज को 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लाइफ यानी टिल डेथ। तो 2-2 उम्र कैद, ज़िंदगी एक है, उम्र कैद 2 है। तो 2 उम्र कैद की सज़ा है, मतलब अब वो जब तक ज़िंदा है तब तक 4 दीवारी के अंदर रहेगा, जीते जी बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये लोअर कोर्ट का फैसला अभी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट बाकी है। लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है कि इस तरीके से एक सांप से डसवा कर अपनी बीवी के कत्ल के मामले में किसी अदालत ने एक शख्स को 2-2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया। अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला भी शुरू करो। तो उससे पहले आज बहुत ज़माने के बाद आपको याद होगा कोरोना काल में ऐसे गेटअप में मैं अक्सर रहता था। आज हमारे ऑफिस में बाकायदा दिवाली सेलिब्रेट किया जा रहा, मेला लगा हुआ है, दिवाली पूजा है, और हमारा पूरा दफ्तर, आज बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ध्यान से देखना पड़ रहा है, डेली साथ काम करते हैं, क्योंकि आज सब अलग अलग लुक में यहाँ में इंडियन एथनिक्स में जो हमारे यहाँ काम फीमेल करती हैं वो साड़ियों में हैं, लहंगे में हैं, सूट में हैं, जो मेल हैं वो सब कुर्ता पैजामा में हैं, अलग अलग रंग बिरंगे। तो एक खुशनुमा, एक अच्छा माहौल लग रहा है देखने में, और एक ही तरह से पूरे साल एक दूसरे को देखते रहना। और आज थोड़ा अलग अलग, मतलब कई तो मैं अपनी ही अभी क्राइम तक टीम में ही आज आया, तो मैं सरप्राइज़, मैंने देखा कि वर्णिता मुझे पहचान में नहीं आ रही है, हमारी एक अक्कू है वो पहचान में नहीं आ रही है, इसके अलावा पूनम है वो पहचान में नहीं आ रही है, अश्विनी है उसका मैंने देखा ये क्या है, एक दीपिका है, साथ ही आज प्रवेश वो तो रॉक स्टार बना हुआ है, सुनील मौर्य के भी वही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने रिवाज तोड़ा हुआ है, उसमें से एक विनोद शिकारपुरी है, पीछे खड़ा हुआ है, उसी कपड़े में पहुंच गया पता नहीं क्यों। एक चिराग गोटी भी वैसे ही है। तो बाकी सब आज सब बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं सब। तो आप लोगों को भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। अब तो फेस्टिव सीज़न शुरू है, मंडे को दिवाली भी है, और इस बार संडे और मंडे 2 दिन कहानी नहीं होगी, तो दिवाली के दिन अब आप भी क्या कहानी सुनेंगे। तो अब सिलसिला वही, अभी बाथम, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अभी। और मोहित कुमार ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही जुनैरा मंसूरी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे जुनैरा। और ज़ुबैर एंड हारून खान ने भेजा है। इसके अलावा अंबिका सिंह राणा का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अंबिका। और ललित राजपूत ने भेजा है। आदित्य विश्वकर्मा, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आदित्य। और रतन ने भेजा है। साथ ही शिवन्या या शिवन्या, इनका आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे शिवन्या। और ये राकेश बटगोती जी की बिटिया हैं। साथ ही राकेश कुमार मीना का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे राकेश साहब। और राम स्वरूप इंदौरिया ने भेजा है। गगन का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे गगन। और ये सानवी गुर्जर ने भेजा है।
इसके अलावा कमल मुंबई से, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमल। साथ ही आश्वी कुमावत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आश्वी। और अरुण कुमावत ने भेजा है। अमन सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमन साहब। और आशुतोष सिंह ने भेजा है। इसके अलावा शरणजीत कौर और हरमीत सिंह की आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। साथ ही शमा फैसल और फैसल बद्र, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मोहम्मद कयूमुद्दीन हैं, ऋतु राज पालवे हैं और प्रमोद महाजन की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। प्रदीप कुमार यादव हैं, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। रजत कुमार, बल्कि राजकुमार हैं, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। विशाल पाल हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा बंटी कुमार हैं, ये पटना के करीब दानापुर में रहते हैं। पहले ठीक ठाक काम कर रहे थे, फिर कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली और इनके 2-3 बच्चे हैं। अब इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है होटल जॉब व्लॉग्स। तो होटल जॉब व्लॉग्स ये बंटी कुमार का है, आप लोगों को मौका मिले ज़रूर जाइए। इसमें होटल से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं और जो भी इनकी हेल्प हो सके वो भी कीजिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।